Hello everyone, this is Srishti and today we are discussing previous year paper 2017. आज हम यहाँ पे 2017 का previous year paper discuss करेंगे जिसमें हम 20 questions discuss करेंगे आज। उसमें हम उसके references with उसके सूत्र और कुछ other counter references discuss करेंगे। So start करते हैं आज का session। So here the first question. According to Charak, if there is no proper digestion of food, it will be harmful like poison by getting acidity is mentioned in context 2. शरत मतानुसार अन्न का सम्यक पाचन ना होने से अम्लता को प्राप्त कर विष के समान हानि करने वाला होगा। यह किसके संदर्भ में उल्लेख मिलता है? सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर अन्न का जो सम्यक पाचन ना हो तो अन्न जो है अम्लता को प्राप्त हो जाता है और हमारी बॉडी को वो विष के समान हानि पहुंचाता है। तो ये किस व्याधि के कॉन्टेक्स्ट में या संदर्भ में इसका उल्लेख मिलता है? तो इसका रेफरेंसेस हम यहाँ देख रहे हैं, चरक चिकित्सा 15 बाय 44। चरक चिकित्सा 15वें अध्याय का ये है, तो 15 से ही हमें इसका आंसर आइडिया हो जाना चाहिए। सो इसका आंसर है ग्रहणी। ग्रहणी अध्याय में ये ग्रहणी व्याधि के लिए बोला गया है कि अगर अन्न का सम्यक पाचन नहीं होता है तो वो अम्लता को प्राप्त होकर विष के समान हानिकारक होता है बॉडी के लिए। इसका रेफरेंस ये इसकी संप्राप्ति दी गई है। दुष्ट अत्य अग्नि सा दुष्ट अन्नम ना तत् पचति लघवपि अपच्यमानम शुक्तत्वम यत्त अन्नम विष रूपात्वम। ठीक है, मतलब कि अगर जो अन्न है उसका सम्यक तरीके से पाचन ना हो और तो वो अम्लता को प्राप्त होता है। शुक्तत्व मतलब अम्लता को प्राप्त होकर वो हमारी बॉडी के लिए विष के समान हानिकारक होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू चरक प्रीडोमिनेंस ऑफ विच कॉम्प्लिकेशन इन वात रक्त लीड टू इनक्योरेबल। चरक मतानुसार वात रक्त में किस उपद्रव के प्रधान रूप से होने पर यह रोग असाध्य हो जाता है? इसमें पूछा गया है कि ये उपद्रव दिए रखे हैं, तो इसमें से कौन सा उपद्रव होगा जिसके कारण जो वातरक्त है हमारा व्याधि वो असाध्य हो जाएगी? तो इसका रेफरेंस है चरक संहिता चिकित्सा स्थान 29/32, वातरक्त चिकित्सा स्थान। तो इसका आंसर हम देखें तो इसका आंसर है मोह। वैसे काफी सारे उपद्रव बोले गए हैं वातरक्त के लिए, अभी हम सूत्र देखेंगे आगे तो पता चलेगा, बट लेकिन जो मोह है उसकी वजह से ये मेन उसका उपद्रव है जिसकी वजह से वातरक्त व्याधि असाध्य हो जाती है। तो इसका सूत्र देखते हैं, अस्वप्नो आरोचको श्वास मांस संकोच शिरोग्रह मूर्छा मद रुक तृष्णा ज्वर मोह प्रवेपकः हिक्का पांगुल्य विसर्प तोद भ्रम क्लमः अंगुली वक्रता स्फोट दह मर्म ग्रह अर्बुदः एत रूप उपद्रवेण मोह एकेन वापि यत्। जो मोह है इसकी वजह से क्या होता है, ये सब इसके उपद्रव है वातरक्त के, लेकिन मोह इसका एक कहीं सबसे बड़ा उपद्रव कह सकते हैं कि मोह के होने से ये वातरक्त असाध्य व्याधि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर संशोधन इन प्रमेय फॉलोइंग। प्रमेय में संशोधन के पश्चात प्रयुक्त करते हैं, तो प्रमेय में संशोधन के पश्चात प्रयुक्त करते हैं क्या प्रयुक्त कर सकते हैं? अपतर्पण, संतर्पण,
लंघन या रूक्ष। तो ये चरक चिकित्सा 6/17 का श्लोक है, चिकित्सा स्थान प्रमेय चिकित्सा अध्याय। का आंसर होगा संतर्पण। प्रमेय में संशोधन के पश्चात संतर्पण इंडिकेट किया गया है। इसका सूत्र है गुल्मः शयो मेहनम वस्ति शूलम मूत्र ग्रह चा अपतर्पणेन। अगर हम अपतर्पण कराते हैं तो ये व्याधियां हो सकती हैं, ठीक है। और प्रमेय में इसीलिए हमें संतर्पण कराने का विधान बोला गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, which व्यापद can be caused by excessive consumption of अम्ल रस in रूक्ष and दुर्बल। कृष्ण व दुर्बल में अम्ल रस के अधिक सेवन से कौन सा व्यापद हो सकता है? तो कौन सा व्यापद हो सकता है कृष्ण और दुर्बल व्यक्ति यदि अम्ल रस का ज्यादा अत्यधिक सेवन करे? तो श्रीपद, शोथ, गलगंड, भगंदर। तो इसका आंसर है शोथ। अगर जो है दुर्बल और कृष्ण व्यक्ति अम्ल रस का बहुत ज्यादा सेवन करे तो उससे शोथ व्यापद हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज अकॉर्डिंग टू चरक सुरा आसव विधानम has been mentioned as one treatment modality for which of the following। चरक संहिता में सुरा आसव विधान निम्न में से किसकी एक चिकित्सा के रूप में बताया गया है? तो ऑप्शंस है कफ, पित्त, रक्त एंड वात। तो किस दोष की चिकित्सा में सुरासव विधान को इंडिकेट किया गया है? तो ये क्वेश्चन, इसका रेफरेंस है चरक विमान 6/16। तो हम इसका आंसर देखेंगे वात। वात दोष की चिकित्सा में सुरासव विधान इंडिकेट किया गया है। इसका सूत्र देखेंगे तो यहाँ पे हमने काउंटर रेफरेंसेस दिए हैं। वात का चिकित्सा सूत्र, पित्त का चिकित्सा सूत्र, पित्त का चिकित्सा सूत्र एंड कफ का चिकित्सा सूत्र। ओके, ये ठीक है। तो वात का चिकित्सा सूत्र में क्या बोला गया है कि यहाँ पे दे रखा है, सारा बोला गया है कि अभ्यंग करा सकते हैं, उपनाह करा सकते हैं, मर्दन करा सकते हैं, परिषेक, अवगाहन, संवाहन, पीड़न, वित्रासन, विस्मापन, ठीक है, विस्मारण और सुरा आसव विधान। सुरा आसव विधान किसके लिए इंडिकेट है? वात की चिकित्सा सूत्र, ठीक है। स्नेह का प्रयोग कर सकते हैं, दीपन, पाचन, वातहर, विरेचन द्रव्यों का, शतपाक, शस्त्रपाक, वस्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। पित्त का चिकित्सा सूत्र अगर हम देखें तो पित्त के लिए सर्पीपान इंडिकेटेड है और मधुर तिक्त कषाय शीत औषध द्रव्यों का सेवन इंडिकेट है, मृदु मधुर द्रव्यों का सेवन इंडिकेटेड है। और अगर हम कफ का देखें तो कफ के लिए तीक्ष्ण संशोधन बोला गया है, रूक्षण बोला गया है, कटु तिक्त कषाय का सेवन बोला गया है, धावन, लंघन, प्लवन, परिजागरण और ये सब इंडिकेशन कफ के लिए बोली गई है। दीर्घकाल अवस्था नाम च मध्य नाम उपयोगना, ठीक है। और उष्ण उष्ण उष्णवास बोला गया है, ये सुख प्रतिषेध होता है कफ के लिए। तो सुरा आसव विधान किसके लिए इंडिकेटेड है? वात के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू चरक चिकित्सा उपक्रम is best indicated in the disease manifested due to महादोष and situated in मर्म स्थान। चरक मतानुसार महादोष एवं मर्म स्थान में उत्पन्न हुई व्याधियों में किसका चिकित्सा क्रम श्रेष्ठ है? तो यहाँ पूछ रहे हैं कि जो महादोष होते हैं और मर्म स्थान में उत्पन्न जो व्याधियां होती हैं उसमें क्या चिकित्सा क्रम है, क्या ट्रीटमेंट मोडालिटी है जो कि श्रेष्ठ कही गई है? तो लंघन, स्तंभन, ब्रिंगण, रूक्षण। ओके,
तो हेयर इसका आंसर होगा हमारा रूक्षण, इसका आंसर है रूक्षण। जो भी महादोष या मर्म स्थान में व्याधियां उत्पन्न होगी उसके लिए रूक्षण चिकित्सा उपक्रम श्रेष्ठ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्र छागम पयाशस्तम शीतम सम मधु शर्करम, ये निम्न में से किस अतिसार की चिकित्सा है? तो ये यहाँ पे चिकित्सा सूत्र दिया गया है और हमें देखना है ये कौन से अतिसार की चिकित्सा में बोला गया है। तो इसका रेफरेंस है चरक चिकित्सा 19/71। तो आम अतिसार की चिकित्सा में, शक्रत अतिसार की चिकित्सा में, रक्त अतिसार, सर्व अतिसार, तो किसकी चिकित्सा में ये चिकित्सा सूत्र है, मतलब कि छाग पय किसके लिए शस्तव है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा रक्त अतिसार। रक्त अतिसार की चिकित्सा में छाग पय बोला गया है, ये इसका चिकित्सा सूत्र है। अब हम इसका पूरा चिकित्सा सूत्र से एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तत्र छागम पयाशस्तम शीतम सम मधु शर्करम पानार्थम भोजनार्थम च गुद प्रक्षालने च। तो ये हम जो है इसका प्रयोग हम पान के लिए भी कर सकते हैं, भोजन के लिए भी कर सकते हैं, प्लस गुद प्रक्षालन के लिए भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ग्रहणी दोष पांडवे त्रिशंका च उदरस्य च, ये किस रोग का पूर्व रूप है? अब यहाँ पे हमें ये पूर्व रूप दिया गया है और पूछा गया है ये किस रोग का पूर्व रूप है। अश्वरी का, वातज ग्रहणी का, अतिसार का, या फिर अर्श का? तो इसका रेफरेंस है चिकित्सा स्थान 14/21 एंड 22। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर है अर्श। ये चिकित्सा सूत्र है, ये पूर्व रूप है सॉरी अर्श का। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अर्श के पूर्व रूप में क्या बोला गया है? विष्टम्बो अन्नस्य दौर्बल्यम कुक्षेराटोपेवचः काशवर्युदरम बाहुल्यम शक्तिशाद अल्प विट्टकता पूर्व रूपाणी निर्दिष्ट अन्य अर्श साम वृद्धौ। ग्रहणी का पूर्व रूप क्या बोला गया? अब इसमें ग्रहणी वर्ड आया है तो हम इससे कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हमने एक काउंटर रेफरेंस ग्रहणी के पूर्व रूप का दिया है। अधस्तु पक्व आमम वा प्रवृत्तम ग्रहणी गदा उच्यते सर्वेम आम अन्नम प्रायो हृस्य विधेयते। चरक चिकित्सा 15/52। चरक चिकित्सा 15 ग्रहणी अध्याय ये उसका पूर्व रूप है एंड ये हमारा जो क्वेश्चन था वो अर्श के पूर्व रूप पर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रोगाधिकार ऑफ अमृत प्राश घृत। अमृत प्राश घृत का रोगाधिकार क्या है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसका हमारा रेफरेंस है चरक चिकित्सा 11/35 to 43। तो कफच प्रमेय, राज्यक्षमा, छछीन या हिक्का श्वास? तो इसका रेफरेंस आप देखकर ही गैस कर पा रहे होंगे आंसर। इसका आंसर है छछीन। छछीन अध्याय में अमृत प्राशकृत बोला गया है जो कि उसका रोगाधिकार है। तो अमृत प्राशकृत के कंटेंट में सबसे पहले आएगा जीवक ऋष्वक। ठीक है, ये हम फर्स्ट कंटेंट याद रख सकते हैं इसका। और बाकी इसको सुधा अमृत रसम बोला गया है। ठीक है, अमृत के समान ही सुधा अमृत रसम। पुत्रदम ये है और किस किस में हम इसको दे सकते हैं? नष्ट शुक्र शत क्षीण दुर्बल व्याधि शीर्तिनाथ श्री प्रसक्तान त्रिशान वर्ण स्वर हीनाश्च भ्रंगते कास हिक्का ज्वर श्वास दहा तृष्णा पित्तनुत पुत्रदम मूर्छा हृदय मूत्रमयापह। ठीक है, पुत्रदम इसके लिए बोला गया है, सुधा अमृत रसम बोला गया और अमृत प्राशकृत किसका रोगाधिकार है? छछे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच इज द चिकित्सा सूत्र ऑफ कृमि रोग। कृमि रोग का चिकित्सा सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये क्वेश्चन है हमारा चरक विमान से 7/40 इसका रेफरेंस है।
इसी से हम इसका अगर आपको पूरा चिकित्सा सूत्र याद होगा तो उसमें तीन चिकित्सा बोली गई है कृमि रोग की। ठीक है, तो इसमें से प्रकृति स्थापन नहीं है, कृमि विघात नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा इसका आंसर, प्रकृति विघात। तो हम देखते हैं कि क्या तीन चीजें इसके लिए बोली गई है कृमि की रोग के चिकित्सा सूत्र में। चिकित्सतम तु खल्वेषाम समासेना उपदिश्य पश्चातारेणोद्देश्यां तत्र सर्वकृमीणाम् अपकर्षणं वेदितः कार्यं ततः प्रकृति विघात अनन्तरं निदानोक्तानां भावानां सेवनम इति। तो अपकर्षण बोला गया है, प्रकृति विघात कहा गया है, या तो निदान परिवर्जन बोला गया है। तो इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन था प्रकृति विघात। ठीक है, कृमि विघात या प्रकृति स्थापन से कंफ्यूज नहीं होने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द साइट, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, व्हाट इज द साइट ऑफ अवलंबक कफ, अवलंबक कफ का स्थान क्या है। तो हम इसका रेफरेंस देख रहे हैं सुश्रुत सूत्र 21/30, आमाशय, यकृत, उरहा, मस्तिष्क। यहाँ पे अवलंबक कफ का स्थान बोला गया है, सिंपल नॉट ओनली कफ का, अवलंबक कफ का स्थान। अवलंबक कफ का स्थान हम सबको पता ही है, उरहा प्रदेश होता है इसका स्थान, और इसका रेफरेंस हमें ये मिलेगा उरहा सत्रिक संधारण अतिवीरणम अन्न सरस सहितेन हृदय अवलंबनम करोति। सुश्रुतसूत्र 21/30, उरा प्रदेश जो है अवलंबक कफ का स्थान बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, दिस सिम्टम इज सीन इन विच ऑफ अम्ल शीत प्रार्थना कंडीशन। ठीक है, अम्ल शीत प्रार्थना ये लक्षण कौन सी अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमें क्षय और वृद्धि बोली गई है, मूत्र क्षय में, रक्त क्षय में, रक्त वृद्धि में, या फिर पित्त वृद्धि में। तो इसका रेफरेंस है ये सुश्रुत संहिता से लिया गया है क्वेश्चन, सुश्रुत सूत्र 15/13 इसका रेफरेंस है। इसका आंसर क्या होगा अम्लशीत प्रार्थना का, रक्त क्षय। रक्त क्षय का लक्षण है अम्लशीत प्रार्थना का रेफरेंस देखेंगे तो रक्त क्षय में आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, शोणित क्षय त्वक पारुष्यम अम्लशीत प्रार्थना सिरा शैथिल्यम च 15/16 सूत्र स्थान। तो अम्ल शीत प्रार्थना बोला गया है। अब चरक ने क्या बोला है रक्त क्षय के लिए, परुषः स्फुटता मलाना त्वग्रुक्षा रक्त संशय। रक्त वृद्धि के लिए सुश्रुत ने क्या बोला है, रक्तम रक्तांग अंकिताम सिरा पूर्णत्वम। अगर जो है रक्त की वृद्धि हो जाएगी तो सिरा पूर्णत्वम इनका इन्होंने बोला है, और सारे जो उसके अंग है वो रक्त बन के हो जाएंगे। ठीक है, रक्त अंकित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मूव करते हैं। अब ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। तो स्टेटमेंट 1 है उपदा इज द पॉजिटिव फैक्टर फॉर दुख, एंड स्टेटमेंट 2 इज व्याधि इज द पॉजिटिव फैक्टर फॉर दुख। तो इसमें इन्होंने कथन 1 में बोला है दुखों का मूल कारण उपदा है, या फिर कथन में 2 में बोला है दुखों का मूल कारण व्याधि। तो ये चरक शारीर 1/15 का ये रेफरेंस है इसका। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो इसका आंसर होगा हमारा, इसका आंसर इसका आंसर है कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 गलत है। इट्स मीन दुखों का मूल कारण क्या है, उपधा बोला गया है। इसका रेफरेंस सूत्र देखते हैं,
उपदा ही दुखों में कारण है, उपदा ही परो हेतु दुखो दुखाश्रय पदः, त्यागः सर्वोपदानाम चा सुख दुख में उपकः। इन्होंने यहाँ पे बोला गया है उपदा ही जो है हमारे सारे दुख का कारण होती है, ठीक है, वो दुखों का आश्रय बोली गई, ठीक है, उसका त्याग करना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। स्टेटमेंट 1 है इसका, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर सृष्टि ओरिजिन इज अव्यक्त, बुद्धि, अहंकार, खादिनी, सर्वा। अब कथन 2 है इसका, स्टेटमेंट 2, चरक के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति है अव्यक्त, खादिनी, बुद्धि, अहंकार, सर्वा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा, देखते हैं इसमें ऑप्शन है वही, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो इसका आंसर है हमारा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो सृष्टि उत्पत्ति क्रम हमें पता ही है, अव्यक्त, अव्यक्त से बुद्धि, अहंकार, खादिनी, सर्व। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, स्टेटमेंट 1, अकॉर्डिंग टू चरक अ फिजिकल त्रिकालिक वेदना। स्टेटमेंट 2 इज अकॉर्डिंग टू चक्रपाणी भूतकालिक ट्रीटमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो चरक कथन 1 में क्या बोला गया है, चरक अनुसार चिकित्सक त्रिकालिक वेदनाओं की चिकित्सा करता है, और कथन 2 में क्या बोला गया, आचार्य चक्रपाणी के अनुसार भूतकालिक चिकित्सा मुख्य नहीं होती। तो इसके ऑप्शंस है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, करेक्ट, सॉरी। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज बोथ आर करेक्ट। ओके, तो चरक के अनुसार जो चिकित्सक है वो त्रिकालिक वेदनाओं का चिकित्सा करता है, ये ठीक ही है बिल्कुल, और आचार्य चक्रपाणी के अनुसार जो भूतकालिक चिकित्सा होती है वो मुख्य नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, पूर्व पूर्व गुणेश्च क्रमशो गुणेषु स्मृतः। दिस इज अ टाइप ऑफ दहली दीप न्याय। ओके, स्टेटमेंट 2 इज पूर्व पूर्व गुणेश्च क्रमशो गुणेषु स्मृतः। दिस इज अ टाइप ऑफ छात्र तो गच्छन्ति न्याय के बारे में ये कहा गया है। तो इसके ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इसका आंसर होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ये जो है पूर्व पूर्व गुणेश क्रमशो गुणीषु स्मृतः, ये दहली दीप न्याय नहीं है, ये छात्रों गच्छन्ति न्याय के बारे में कहा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बेस्ट फॉर शिरोविरेचन। ठीक है, वेट, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, दिस इज राइट। According to Shushruta Samhita, Hriday is developed first in Garbha is the statement of which of the following? सुश्रुत संहिता के अनुसार गर्भ में सर्वप्रथम हृदय की उत्पत्ति होती है, ये किसका मत है? तो सुश्रुत संहिता में हमारा इसके रेफरेंसेस दिए हैं कि किस आचार्य ने क्या क्या उत्पत्ति बोली है, कि शौनक ने या कृतविजय ने क्या सर्वप्रथम उत्पत्ति बताई है। तो इसका आंसर होगा कि हृदय की उत्पत्ति सर्वप्रथम सुसंहिता में किसने बोली है? तो कृतवीर्य ने बोली है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन होगा कि हम देखते हैं, शौनक जो है उन्होंने बोला है शिर की, ठीक है, उन्होंने शिर के लिए बोला शौनक ने, कृतवीर्य ने हृदय के लिए कहा, और पराशर ने नाभि के लिए बोला।
मार्कंडे जी ने पाणीपात के लिए बोला, और जो सुबूति गौतम है, मतलब कि गौतम है, उन्होंने बोला मध्य शरीर के लिए उसकी उत्पत्ति होती है। धन्वंतरी ने कहा जो गर्भ है वो उसके सभी सब अंग प्रत्यंग बनते हैं, ठीक है, उन्होंने इनकी चीजों को नहीं माना है। ठीक है, तो ये गर्भ उत्पत्ति क्रम सुश्रुत में बोला गया है, सुश्रुतचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत हाउ मच इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ग्रीवा। सुश्रुत के अनुसार ग्रीवा की गोलाई कितने अंगुल होती है? तो इसके ऑप्शन है 18, 16, 20 एंड 24। ओके, तो इसका आंसर होगा 20। जो ग्रीवा की गोलाई बोली है सुश्रुत ने, वो बोली है 20 अंगुल। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ सद्य प्राण हर मर्म। निम्नलिखित में से सद्य प्राण हर मर्म कौन सा है? तो अंश है, गुल्फ है, इंद्रवस्ती है, या वस्ती है? तो सुश्रुतसारी 6/9 का ये रेफरेंस है, क्वेश्चन वहां से पुट अप हुआ है। इसका आंसर हम देखेंगे बस्ती। सद्य प्राण हर मर्म में रखा गया है बस्ती। इसके एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे तो श्रृंगाटक अन्य अधिपति शंखौ कंठ शिरागुदम हृदयम नावस्थी नाभि चा घंती सद्यो हतानी तो जो हृदय हो गया, वस्ती हो गया, नाभि, श्रृंगाटक, अधिपति, शंख, कंठ, शिरागुद, ये सब सद्य प्राण हर मर्म में बोला गया है। सद्य प्राण हर मर्म की संख्या कितनी बोली गई है? आप लोग देख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, त्रिमर्म का समावेश किस श्रेणी में किया गया है? ये क्वेश्चन हुआ है पुटअप कि जो त्रिमर्म बोले गए हैं, हमारे हृदय, वस्ती और नाभि त्रिमर्म कहे गए हैं, तो उसको मर्म किस डिवीजन में हमने रखा है, किस कैटेगरी के डिवीजन में? रुजाकर मर्म, कालांतर प्राण हर मर्म, सद्य प्राण हर मर्म, या विशल्यग्न मर्म? तो ये सुश्रुतसारी 6/9 का श्लोक है। अभी हमने पीछे देखा ही कि हमारा जो बस हृदय वस्ती नाभि था, उसमें से बस्ती का क्वेश्चन था कि वो सद्य प्राण हर मर्म में कौन सा मर्म है, तो बस्ती था इसका आंसर। ठीक है, नाउ ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे करके भी आ सकता है, त्रिमर्म का समावेश किस श्रेणी में किया गया है? इसका आंसर होगा सद्य प्राण हर मर्म। तो क्योंकि हृदय, वस्ती और नाभि अभी हमने पढ़ा कि सद्य प्राण हर मर्म में आते हैं। ठीक है, तो इसका रेफरेंस भी वैसा ही सेम है, श्रृंगाटक, अधिपति, शंकु, कंठ, शरा, गुदम, हृदय, वस्ती, नाभि, जगनंती, सद्य होतानी तो। सो यहाँ पर हमारे ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हमने यहाँ पर क्वेश्चंस देखे, उसके रेफरेंसेस देखे, विद उसके काउंटर रेफरेंसेस, उसके एक्सप्लेनेशन, उसके हिंट्स देखे, और आंसर्स हमने डिस्कस किए। तो नाउ आई होप यू ऑल लाइक दिस सेशन। नाउ मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।